तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज एस्टेट का टीजीटी लेवल का एग्ज़ाम था। तो एस्टेट टीजीटी का जो एसएसटी वाला पार्ट है उसके लगभग 60 क्वेश्चन आते हैं एसएसटी में। कितने क्वेश्चन आते हैं? 60 क्वेश्चन। तो वही 60 क्वेश्चन लेके हम आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। और जिस तरह से पिछली वीडियो में आप लोगों ने प्यार दिखाया, मोहब्बत दिखाई है अपनी, उसी तरह से आप लोग आगे भी दिखाते रहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी उतना रिस्पांस मिलेगा आप लोगों की तरफ से, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। तो दोस्तों, मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम का समय है, कोई भी नहीं चाहता है अपना समय वेस्ट करना। ठीक है, तो मैं आ गया हूँ सवाल पे सीधे ही। ठीक है, हाँ, तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस महिला का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से नहीं था, पूछा है भाई, नहीं था पूछा था। ठीक है, आप देख लेते हैं भाई। ठीक है, नहीं था पूछा है। ठीक है, तो ये जो है हाजरा जी जो हैं, ये तो शहीद हो गई थी। मतलब ये तो सी इज़ बीन मार्टियर्ड, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान प्रोटेस्ट करते हुए ये मारी गई थी। ठीक है, उसके बाद मैं कनकलता बरुआ के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। तो कनकलता बरुआ, कनकलता बरुआ के बारे में जहाँ तक की बात है, ये वही महिला हैं जो कि झंडा फहराते हुए, ठीक है, क्या फ्लैग फहराते हुए शहीद हो गई थी। तो ये भी नहीं हो सकती। इस शांति घोष की बात कर लेते हैं। हु इज़ शांति घोष? मतलब ये ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सीजी सेटमेंट्स जो थे 1931 के लगभग, उन्हीं को मारने की इन लोगों ने कोशिश की थी। आप लोग जानते होंगे, सुनिधि चौधरी वगैरह के साथ में। तो वो है, तो इसका जवाब होगा सी, यानी कि शांति घोष। ठीक है, शांति घोष। रमा देवी चौधरी को भी आप लोग जानते ही हैं कि एक्टिव पार्टिसिपेशन इन्होंने किया था। तो ये चारों के चारों ऑप्शंस थे जो कि आप लोगों के आए थे। अब अगले सवाल पे आ जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है? गुजर बकरवाल कम्युनिटी विच इज़ सेफर ट्राइब इज़ रिलेटेड टू। तो गुजर बकरवाल के बारे में पूछा गया आप लोगों से, बताइए गुजर बकरवाल के बारे में। ठीक है, तो गुजर बकरवाल का जो सीन है वो ये है कि ये कश्मीर से थे। ये तो यार आप लोग सब जानते हैं, एनसीईआरटी का पार्ट है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा मतलब वो नहीं है इसमें। तो ये एनसीईआरटी का पार्ट है। गुजर बकरवाल जम्मू कश्मीर होगा। ठीक है, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद में आ जाते हैं व्हाट आर द ग्रासलैंड लोकेटेड इन हाई माउंटेन्स कॉल्ड। ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान कहलाते थे क्या? बताइए। ये बहुत साधारण जवाब होना चाहिए इसका, तो मुझे लगता है एक्सप्लेनेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग खुद ही मुझे लगता है एक लेवल पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनकी। ठीक है, हाँ, ठीक है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है ना। ठीक है, हाँ, इसमें नहीं है। देखो, वैसे भी आप लोगों को पता ही है कि भाबर क्या होता है। फुट हिल्स के हिमालयाज़ में जो पेबल्स बेल्ट मिलती है उसको कहते हैं। रिंगल का हिमालयन बम्बू होता है। ठीक है, और नन ऑफ द अबव, तो क्या ही डिस्कस करना है इसको। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में आप चलिए आगे आ जाइए। रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल का आयोजन गांधी जी द्वारा कब किया गया? ठीक है, बताइए भाई कब किया गया? तो रॉलेट एक्ट को तो हम सब जानते हैं, 13 अप्रैल था। ठीक है, 1919, मतलब सॉरी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट के बारे में बताइए आप लोग। रॉलेट एक्ट की बात, सॉरी, गांधी जी के, सॉरी यार, अ बिट लॉस्ट। ठीक है, गांधी जी के प्रोटेस्ट की अगर बात करें तो इसके बारे में बताइए। ठीक है, इसका जवाब मैं दे देता हूँ। मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि बैकग्राउंड में नॉइस वगैरह का बहुत दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो इसका 6 अप्रैल 1919 होगा। बता देते हैं कि गांधी जी ने ही 6 अप्रैल 1919 रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में अपना प्रोटेस्ट शुरू किया था। उसी की कड़ी में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक बैठक बुलाई गई थी जिसपे जनरल डायर ने गोलियों की बौछार कर दी थी, है ना। तो यही है इसकी कहानी। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? हु इस्टेब्लिश द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, यानी कि डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन को किसने बनाया? ठीक है, ये एसोसिएशन को मैं इंटेंशनली डार्क कर रहा हूँ
क्योंकि एक डिप्रेस्ड क्लास के पुनरुत्थान के लिए गांधी जी ने भी एक कमेटी बनाई थी। ठीक है, तो पर ये वाली जो है, ये एसोसिएशन जो है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की है। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में आप सब जानते ही हैं कि उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई थी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई थी, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया था। तो ये सारी की सारी जहाँ तक बात है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस क्षेत्र में काम है, मतलब समझ रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे आ जाते हैं 95 तक आ गए हम लोग। 96 क्वेश्चन देखना है हमको। भारत का वह पुरातत्व स्थल जहाँ से राख के अवशेष मिले हैं। तो राख के अवशेष कहाँ से मिले हैं बताइए आप सब। ठीक, राख के अवशेष बताइए यार। भीमबेटका को तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, मेहरगढ़ को भी जानते हैं। ठीक है, सुंदरगढ़ को थोड़ा मतलब इतना फेमस नहीं है जितना भीमबेटका मेहरगढ़ है, पर जानते हैं। ये केव्स के लिए है, ये मतलब खेतीबाड़ी के लिए है, और कुरनूल की गुफा जो है वो राख के अवशेष के लिए है, जिसके बारे में ये कहा जाता है। कुछ अंग्रेज हिस्टोरियंस ये भी दावा करते हैं कि ये एक ऐसा हो सकता है कि पहले एक टीला खड़ा किया जा सकता हो। कुछ लोग इसको रिलीजन आस्था से भी जोड़ते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसको कृष्ण भगवान की के कबीले के वक्त में भी उनसे सारी चीज़ों से भी जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब क्या है? हाँ, इसका जवाब है कुरनूल। 97 पे आ जाते हैं ना। 97 में क्या होता है? निम्नलिखित में से सिंधु नगर के 2 बजाय 3 विभाग थे। यार बहुत सारी गलतियां इस पेपर में, बहुत सारी, मतलब इतनी कि आप लोग सोच नहीं सकते। मैं आपको दिखाते रहूँगा, पेपर के साथ में आ गया चलता रहेगा। जैसे विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इंडस सिटीज़ हैड 3 डिवीज़न रादर देन 2। अब देखिए इसमें आ रहा है क्लियर निकल के। तो यार इसका बहुत मतलब ये ऐसे सवाल हैं जिनको याद ही रखने का एक वो बचता है। जहाँ तक इसका जवाब है, इसका जवाब होगा धौलावीरा। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा धौलावीरा। क्या होगा इसका जवाब? इसका जवाब धौलावीरा होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका ये जवाब। ठीक है, ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। चरक के अनुसार मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां थी बताइए। चरक के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां थी? ये गलत लगा रखा है इन्होंने जवाब। इसका 360 आएगा। इसका क्या आएगा? 360 आएगा। ठीक है, इन्होंने 360 आएगी, पर इस 360 में इन्होंने चरक जी ने लगभग मतलब दांत वगैरह तक को काउंट कर लिया था। ठीक है, तो ये चरक के द्वारा जो हड्डियों का नंबर बताया गया वो 360 बोन्स है। ठीक है, ठीक, चलिए चलिए, ठीक, आगे आ जाते हैं। पुलकिशन द्वितीय के दरबार कवि कौन थे? पुलकिशन द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे ये बताना है। 99 क्वेश्चन है। ठीक है, 99 क्वेश्चन है भाई। यार अगर ये आप लोगों को नहीं बताया तो फिर बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है। इसका जवाब है रविकृति। आप लोगों ने एक इंस्क्रिप्शन का नाम सुना होगा, अहीहोल इंस्क्रिप्शन। ठीक है, वो किन्होंने लिखा है पुलकिशन द्वितीय के लिए बताइए। ठीक है, वो रविकृति ने ही ने तो लिखा है, रविकृति जी ने ही तो लिखा है। ठीक है, क्या भाई इतने मतलब ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, ये तो बहुत फेमस चीज़ है, ये याद होनी चाहिए थी आप लोगों को। अकबर के समकालीन इंग्लैंड का शासक कौन था? ठीक है, बताइए। इसका जवाब है एलिजाबेथ वन। ठीक है, एलिजाबेथ वन। उस वक्त में एलिजाबेथ वन का राज चलता था, जिन्होंने लगभग 1558 से 1603 तक राज किया। कब से? 1558 से, ठीक है, 1603। ठीक है, ठीक है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। चलो अगले सवाल पे आ जाते हैं। वीर शैव किससे संबंधित है? यार ये तो कल भी कराया था मैंने आप लोगों को, ये तो मैंने कल भी कराया था आप लोगों को। ठीक है, वीर शैव किससे संबंधित है ये मैंने कल भी कराया था। बसवन्ना जी के बारे में आप लोगों को कल सबको बताया था मैंने। ठीक है, सबको बताया था। देखिए, पर इसमें एक ट्रिक है,
इसमें सिर्फ एक को नहीं पूछा है, और जहाँ तक मैं इस सवाल को देख पा रहा हूँ, ठीक है, इसमें फोर्थ ऑप्शन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब ही इससे रिलेटेड हैं। तो 1 2 3 इसका आंसर होगा, 1 2 3 आंसर होगा। ठीक है, अल्लमा प्रभु, अक्का महादेवी, अपार एक नायार सेंट थे। ठीक है, वीर शैव के पार्ट नहीं थे। ठीक है, अपार क्या थे, एक नायार सेट थे, बाकी इस तीनों के तीनों वीर शैव के पद्धति के पार्ट थे। ठीक है, ठीक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रीय गान लॉ मर्सिजेल की रचना फ्रांस की क्रांति के दौरान किसके द्वारा की गई थी, बताइए। ठीक है यार, आजकल तो मतलब मैं देख रहा हूँ एस्टेट को प्रेम हो गया इन बड़े बड़े शब्दों से हैं। इसका भी जवाब यही है, क्लॉड जोसेफ रेंजे डेलिस्पे। ठीक है, ठीक है, क्लॉड जोसेफ रोजर डेलिस्ले। ठीक है, इन्होंने ही स्थापना की थी 1792 में। ठीक है, 1792 में स्थापना की थी। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे जरूरी है बढ़ना। ठीक है, ये बताना है इंडो चाइना जो है, आज का इंडो चाइना है, उसमें कौन कौन सी कंट्री आती हैं, इंडो चाइना के बारे में बताइए। ठीक है, बताइए। इसमें होना चाहिए वियतनाम, ये है, इसमें वियतनाम है, लाओस नहीं, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया होना चाहिए। तो इसका डी आंसर है। क्या आंसर है, डी आंसर है इसका। ठीक है, ठीक है भाई, समझ आ रहा है सबको। थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि यार ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए, कल भी 40 मिनट का वीडियो हो गया था। ठीक है, बताइए। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐसी पद्धतियों का अपनाना आवश्यक है जो, बताइए क्या, कौन सी पद्धतियों को अपनाना चाहिए सामाजिक विज्ञान में। सब लोग सामाजिक विज्ञान का आज पेपर दे के आए हैं मास्टर जी बनने के लिए। ठीक है, तो एक एक ऑप्शन पढ़ लें। रचनात्मकता को प्रोत्साहित करें, यार फिर यही दिक्कत होती है। इनक्रेज क्रिएटिविटी, ये ठीक है, ये ठीक है भाई। ठीक है, सौंदर्य शास्त्र को हतोत्साहित करे, नहीं ये नहीं हो सकता भाई, नेगेटिव है ये। आलोचनात्मक दृष्टिकोण को हतोत्साहित करना ये भी नेगेटिव है। बच्चों के अतीत तथा वर्तमान के मध्य संबंध, ये दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो इसका जवाब हो गया 1 and 4। ढूंढो भाई 1 and 4 कहाँ है, ये रहा 1 and 4। ठीक है, 1 and 4। ठीक है भाई, ठीक है, तो इसका बी आंसर हो गया। अब आगे बढ़े। ठीक है भाई, ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ब्रिटिश शासन के अधीन इतिहास के काल को क्या कहा गया। हाँ ये तो वही है यार, जेम्स मिल वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने पूछ लिया है यहाँ पे, मतलब डायरेक्ट जेम्स मिल का कॉन्सेप्ट नहीं पूछ के इन्होंने पूछ लिया है कि जब अंग्रेज राज कर रहे थे तो उस दौर को क्या कहा। जैसे फॉर एग्जांपल जेम्स मिल ने हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड में इंडियन हिस्ट्री को बांटा था, तो उसी के संदर्भ में ये जो है सी इसका होगा। इन्होंने खुद के रूल को क्या कहा था, आधुनिक काल कहा था। ठीक है, ठीक है, 106वां देख लेते हैं। 19 क्या है ये, वे वॉज द 9th नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नेम समिट हेल्ड। देखिए अभी बात देखिए, 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन नेम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, यही पूछ रहा है ये। ठीक है यार, ये मतलब सीधा है, करंट का क्वेश्चन है, ये 2024 में हुआ है ऑल दो। ठीक है, 2024 में हुआ है, बता देता हूँ। ये हुआ है आपका, इसका पड़ेगा जवाब आएगा इसका कंपाल, युगांडा में हुआ है 2024 में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का मैटर है ये। ठीक है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। कंपाला युगांडा 15 से 20 जनवरी 2024 के बीच में हुआ है। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं। ठीक है भाई, इसको देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, प्राचीन प्रार्थना समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रार्थना समाज के बारे में पूछ रहा है आप लोगों से, बताइए भाई प्रार्थना समाज के बारे में। क्या प्रार्थना समाज की स्थापना 1864 में हुई थी, बताइए। हाँ एकदम सही है ये। ठीक है, इसकी स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी, ये भी सही है। ठीक है, तो बता देते हैं, प्रार्थना समाज आत्माराम पंडुरंग का समाज था, के द्वारा स्थापित था, जिन्होंने मुंबई महाराष्ट्र से 1864 से काम किया। इसके साथ में एमजी रानाडे, जस्टिस एमजी रानाडे वगैरह भी जुड़े हुए थे। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं इस तरह से। ठीक है भाई, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। दोहरी सरकार प्रणाली की नीति किस ने लागू की, बताइए।
किससे शुरू की, मतलब सॉरी, ठीक है, बताइए। वारन हेस्टिंग्स, नो, बिग्नो, ठीक है, बताइए। लॉर्ड कॉर्नवालिस, नो, बिग्नो। और लॉर्ड वेलेस्ली, नो, ये लॉर्ड क्लाइव का काम है भाई, लॉर्ड क्लाइव का काम है। क्या है बता देते हैं, लॉर्ड क्लाइव कैसे कर रहे हैं। लॉर्ड क्लाइव का मानना है कि 1765 1772 में जो है वो इन्होंने दो सिस्टम बना दिए, उसी को इन्होंने दोहरी सरकार प्रणाली कहा है, ठीक है। यार इनके अगर आप लोगों को डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिएगा तो बताइएगा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, है ना। हरियाणा राज्यवंश के संस्थापक कौन हैं, हरियाणा राज्यवंश के संस्थापक बताने हैं आप लोगों को, बताइए हरियाणा राज्य के संस्थापक, ठीक है। देखिए देख लेते हैं, हर्षवर्धन, नहीं यार हर्षवर्धन तो उस डायनेस्टी जिन्होंने हरियाणा को बसाया उसके सबसे पर वो मतलब अच्छे स्ट्रांग लीडर थे। बिंबिसार हो नहीं सकते यार, ये कहाँ से आ गया हरियाणा में। धनानंद हो नहीं सकते, अजातशत्रु हो नहीं सकते, तो एक ऑप्शन बचता है फिर हर्षवर्धन। यार वो हर्षवर्धन नहीं थे, हर्षवर्धन के पूर्वजों ने बसाया था। हाँ मैं बता देता हूँ, पुष्यभूति थे जिन्होंने बसाया था, ठीक है। क्योंकि अब पुष्यभूति हैं नहीं तो इसी डायनेस्टी के हैं हर्षवर्धन, तो इनको दिया जाएगा जवाब, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक, तो ए कर लेते हैं इसका जवाब। सम्राट द्वारा खड़ी की गई लेकिन राज्य द्वारा सीधे भुगतान नहीं किए जाने वाली मनसबदारों के अधीन रखी गई सेना का किस नाम से जाना जाता था। सम्राट द्वारा खड़ी की गई लेकिन राज्य द्वारा सीधे भुगतान नहीं की जाने वाली और मनसबदारों के अधीन रखी गई सेना को किस नाम से जानते हैं, बताइए भाई, ठीक है। बताओ भाई, इसका जवाब डी होगा, डी होगा, 12 वर्डी, 12 वर्डी, ठीक है, 12 वर्डी होगा इसका जवाब, यहाँ पे लगा दो, ठीक है भाई, ठीक है। आ जाते हैं, ये अगला सवाल क्या कह रहा है। वृत्त वृत्त पृथ्वी की सतह पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी को दर्शाता है। द ग्रेट सर्कल रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स on the earth's surface. A great circle is any circle that circumnavigates the earth and passes through its center, ठीक है। ये बताना है, इसका क्या जवाब है, बताइए भाई, बताइए। ठीक, तो ये दोनों ही सही हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन भी हो रही है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लगा लीजिए ए पे, ठीक है, ए पे लगा लीजिए भाई साहब, ठीक 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 ठीक, आगे आ जाइए। 112वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 112वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं ज़रा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओशनोग्राफी शेरजी रेफर्स टू, ठीक है, ओशनोग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में बताना है कि शेरजी किसको कहते हैं, ठीक है, बताइए, बताइए भाई बताइए। इसका भी जवाब जो है द अलाइनमेंट ऑफ सन अर्थ एंड मून इन द स्ट्रेट लाइन, भाई पहले में ही तो दिया हुआ है, पहले में दिया हुआ है इसका आंसर, पहले में दिया हुआ है, इसी को कहते हैं, ठीक है, इसी को कहते हैं, ठीक। आ जाओ अगले पे, अगले पे आ जाओ भाई। अगर यार मैं टिक ना लगाऊँ ऐसे ही जवाब बताऊँ तो चलेगा क्या, क्योंकि इसमें दिक्कत हो रही है कुछ ना टेक्निकल, ठीक है। बताओ भाई, एक क्वेश्चन ये बताओ, इसका मिलान करना है। एंथ्रोपोजियोग्राफी, द नेचर ऑफ जियोग्राफी, एक्सप्लेनेशन इन जियोग्राफी, द माइक्रोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, बताइए किस किस का है, क्या क्या मिलान है इसका, ठीक है। मैं मिलान कर देता हूँ, है ना। ए का
रुक जाओ कुछ दिक्कत है। हाँ, तो ए का 2 होगा भाई, तो नेचर ऑफ ज्योग्राफी होगा। ठीक है, तो इसका जवाब है ए होगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ठीक है, ये इसका जवाब होगा। ठीक है, ठीक है भाई, आ जाओ आगे आ जाओ। ट्रू और फॉल्स बताना है। द रोरिंग फोर्टीज गरजता चालीसा 40 डिग्री और 50 अक्षांशों के बीच उत्तरी गोलार्ध में पाई जाने वाली शक्तिशाली पछुआ हवाएं हैं, ये बताना है। ये बताना सही है कि गलत है, बताया भाई। ठीक है, ये गलत है। ये गलत है, कैसे है? ठीक है, ये जो उत्तरी गोलार्ध लिखा हुआ है ये गलत है, ये दक्षिणी गोलार्ध में है, साउदर्न हेमिस्फीयर में है ये। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें भाई, चलिए आगे आ जाओ। हाँ, ये बताना है, मोरोविकिक डिसकंटिन्यूटी बताना है। मोरोविकिक डिसकंटिन्यूटी, इसका क्या जवाब है? ये किसके बीच में है? ये है आपके क्रस्ट और मेंटल के बीच में। ठीक है, सी लगा लो इसका, सी लगा लीजिए आप सभी इसका भाई, सी लगा लो। ठीक है, कहाँ पे है? क्रस्ट और मेंटल के बीच में। ठीक है, ठीक है, आगे आ जाओ। 116 क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। ठीक है, हैवी रेनफॉल, हाई ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर विद नो ड्राई सीजन इज, क्या होता है बताओ भाई, क्या होता है? आपको इमेजिन करना है एक क्षेत्र में पूरे वर्ष भारी वर्षा, उच्च आर्द्रता और उच्च तापमान का अनुभव होता है, जिसमें कोई स्पष्ट शुष्क मौसम नहीं होता। ये कौन सा जलवायु क्षेत्र है बताइए, बताइए भाई। इसका जवाब सी होगा भाई। क्या होगा इसका जवाब? इसका जवाब होगा सी। ठीक है, इसका जवाब होगा जी सी। ठीक है, सी होगा इसका जवाब। ठीक है, आ जाओ आगे आ जाओ। ये क्वेश्चन ईजी हैं अब यहाँ से आगे। ठीक है, देखिए यार सब जानते हैं, सब जानते हैं, मैं यार वो इस पे बहुत वो नहीं कर रहा हूँ। आयरन और स्टील का सब जानते हैं, जमशेदपुर है। कॉटन टेक्सटाइल का अहमदाबाद है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बेंगलोर है। पेट्रोलियम का जामनगर है। ये सब जानते हैं आप, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो नहीं जानता। इसका जवाब होगा ए। ठीक है, इसका जवाब होगा ए भाई। ठीक है, इसका जवाब क्या है? ए होगा। ठीक है, द कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स। कोपेन जलवायु वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किस पैरामीटर का प्रयोग या उपयोग किया जाता है? बताइए भाई, बताइए। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है ये, बट एनसीईआरटी का ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है कोई। ठीक है, तो इसका जवाब होगा क्या? टेम्परेचर एंड प्रिसिपिटेशन। ठीक है, इसका क्या जवाब है? तो व्लादिमीर कोपेन जो हैं उन्होंने टेम्परेचर और प्रिसिपिटेशन यानी रेनफॉल को सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वेजिटेशन या सपोर्टिंग एविडेंस के तौर पे यूज किया है। ठीक है भाई, ठीक है, चले आगे। ठीक है, आगे आ जाइए। द हिमालयन रिवर्स आर पेरिलियन इन नेचर, ये तो सही बात है यार, इसको सब कोई जानता है इसको तो यार। उसके बाद में क्या कह रहा है? उसके बाद में क्या कह रहा है? ठीक है, उसके बाद में कह रहा है दे रिसीव वाटर फ्रॉम बोथ रेनफॉल एंड मेल्टिंग स्नो ग्लेशियर। एकदम सही है भाई, दोनों ही स्टेटमेंट सही है और एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। ठीक है, तो इसका जवाब बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, यानी कि ए होगा भाई, लगा लो सब। ठीक है, फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल थेमेटिक मैप। ठीक है, थेमेटिक मैप क्या होता है मैं बता देता हूँ भाई। थेमेटिक मैप वह होते हैं जो किसी एक थीम को दिखाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? जो किसी एक थीम को दिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं करते वो। ठीक है, तो थीमेटिक मैप्स जो कि जैसे पॉपुलेशन दिखा दिया, रेनफॉल दिखा दिए, क्रॉप दिखा दिए, कोई एक कॉमन थीम को दिखा रहे होते हैं। तो इसका जवाब है क्या होगा? इसमें जवाब क्या होगा ये बताना है। इसमें टॉपोग्राफिक मैप होगा भाई। इसमें क्या होगा? टॉपोग्राफिक मैप, क्योंकि ये जो हैं मतलब कुछ भी दिखा देते हैं, जैसे रिलीफ को दिखा दिए, ड्रेनेज दिखा दिए, रोड्स दिखा दिए, सेटलमेंट स्ट्रक्चर दिखा दिए, सब कुछ दिखा देते हैं। ठीक है, लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमी पूछा है, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी।
बताइए भाई, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी क्या होगा? आप क्या एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री नहीं करेंगे तो क्या होगा उससे? ठीक है, तो इसका जवाब यार बहुत ज़्यादा ना घुमाते हुए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर द लाइफ लाइन्स ऑफ नेशंस इकोनॉमी, क्योंकि ये गुड्स, इंफॉर्मेशन, लोग सबके मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं, इसीलिए इनको लाइफ लाइन ऑफ नेशंस इकोनॉमी कहा गया है। ठीक है भाई, ठीक है, आगे आ जाते हैं। यार ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन आप सब जानते हैं, स्लैश एंड बर्न होता है। इंटेंसिव सब जानते हैं, हाई पॉपुलेशन प्रेशर होगा। ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग सब जानते हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर सेल ऑफ मार्केट। मतलब एक भी अगर इनमें से आपको पता था तो उसका जवाब आप लगा सकते थे। प्लांटेशन क्या होता है? सिंगल क्रॉप होता है, लार्ज स्केल पे होता है। तो ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4 होगा इसका, यानी कि ए आंसर होगा इसका। लगाइए आप सब। सॉरी गाइस। विच कमेंट ऑफ अ मैप टेल अस अबाउट द सिंबल्स एंड कलर्स? मानचित्र का कौन सा घटक हमें प्रतीकों और रंगों के बारे में बताता है? बताइए, बताइए भाई। बताइए। अरे भाई, जो नीचे की बनी होती है या लीजेंड बना होता है वही सब तो दिखाता है इन सारी चीज़ों को यार। सिंबल्स और कलर्स वगैरह कौन सी चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है? क्या इसका आंसर सी है भाई, सबको पता है। ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज ऑफन कॉल्ड एज बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। एकदम सही जवाब लगा रखा है इन साथियों ने। ठीक है, एकदम सही जवाब लगा रखा है। ठीक है, बी आंसर है इसका, बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। सिलिकॉन वैली इज लोकेटेड इन, ओहो इंटरेस्टिंग, क्योंकि इंडिया की सिलिकॉन वैली भी दी हुई है, दुनिया की सिलिकॉन वैली भी दी हुई है। तो इसमें बस ट्रिक इतनी सी ही है कि आपको पहला ऑप्शन इसीलिए आगे दिया गया है थाल में सजा के, ताकि आप पहले ऑप्शन को देखें और तुरंत से यहीं पे लगा दें। ठीक है, बट भाई ये ट्रिक है, क्योंकि इसने इंडियन सिलिकॉन वैली नहीं मेंशन किया है, इसने बोला सिलिकॉन वैली कहाँ है, और ऑप्शन में कैलिफोर्निया भी है। तो जवाब क्या हुआ हमारा? ठीक है, तो जवाब क्या हुआ साथियों, बताओ? तो जवाब हो गया हमारा कैलिफोर्निया, यूएसए में है। ठीक है भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ब्लॉक माउंटेन? ब्लॉक माउंटेन का बताइए। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन का बताइए भाई साहब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन? ब्लॉक माउंटेन्स का जवाब दे देते हैं पहले। ये वॉस गेस है। हिमालय को आप जानते ही हैं, क्या हिमालय फोल्ड माउंटेन्स है। उराल्स को आप जानते हैं कि एंशियंट फोल्ड माउंटेन है। अरावली को आप लोग ने पढ़ा होगा। अरावली के बारे में क्या पढ़ा होगा? ये रिलिक्स के बना हुआ है, रेजिडुअल रिलिक्स जो थे। ठीक है, मतलब जो बची कुछ सामग्री थी उसी से बना दिया इसको। ठीक है, कहाँ तक पहुँच गए? ब्लॉक माउंटेन तक। रीजनल मेथड इन ज्योग्राफी टीचिंग वाज एम्फसाइज्ड बाय। ठीक है यार, इसका जवाब कार्ल रिट्ज होगा। कार्ल रिट्ज होगा इसका, ये नहीं होगा। ठीक है, कार्ल रिटर होगा, सॉरी। कार्ल रिटर इज रिगार्डेड एज द पायनियर ऑफ द रीजनल मेथड ऑफ ज्योग्राफी स्टडीड वियर एज Humboldt emphasized the systematic approach। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, आगे चलें। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ज्योग्राफी पेडागोजी प्रोजेक्ट वर्क हेल्प्स इन डेवलपिंग। भूगोल शिक्षण में क्षेत्रीय पद्धति नहीं सॉरी भूगोल शिक्षण में संदर्भ में परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क किस काम में करता है? एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं, कट कर लेते हैं यहीं पे। रोड मेमोराइजेशन नहीं यार, प्रोजेक्ट में रोड मेमोराइजेशन कहाँ से आ गई? एनालिटिकल रिसर्च स्किल, ये हो सकता है, पॉजिटिव है। ड्राइंग स्किल्स ओनली, साइलेंस एंड क्लासरूम। तो इसका बी आंसर है भाई, इसका बी आंसर है। 128 का बी लगा लो सब। ठीक है, सिनेरियो देखिए फिर आप। एक टीचर है, एक शिक्षक है, छात्रों से पर्वत के ढलान और वहाँ पाई जाने वाली वनस्पति के प्रकार के बीच के संबंध को पहचानने के लिए कहता है। ये क्या करवा रहे हैं? अब आप समझिए, इसको मैं बताता हूँ, इसको मैं बताता हूँ भाई। देखिए, क्या है कहाँ गया? ये फैक्चुअल लर्निंग तो नहीं है यार। देखो, वो देखने के लिए बोल रहा है, उनको रटवा नहीं रहा है कोई चीज़, तो फैक्चुअल नहीं है, तो ये गलत हो गया। फिर इंडक्टिव लर्निंग नहीं है, आगात्मक तर्क नहीं है, फिर डिस्क्रिप्टिव भी नहीं है, मेमोरी बेस्ड लर्निंग भी नहीं है। तो यार ये इंडक्टिव होगा। क्या होगा? ठीक है, क्या होगा भाई? ये इंडक्टिव होना चाहिए। क्या? ठीक है,
इंडक्टिव होना चाहिए ना। हमने क्वेश्चन मिस कर दिया क्या यार? हाँ, हमने एक क्वेश्चन मिस कर दिया है। हाँ, ये एनालिटिकल स्किल्स है, ये बता दिया। 29वें का क्या है? 29वें का बताइए। इंडक्टिव रीजनिंग तो है यार, देखो रीजन देना पड़ रहा है, ठीक है। वेजिटेशंस को सिर्फ दिखा के एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, तो तार्किक हुआ ना भाई, फैक्चुअल नहीं होगा, डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, मेमोरी बेस्ड तो होगा ही नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आ जाइए आगे। क्या कहता है? भूगोल पढ़ाने में मानचित्रों का उपयोग किस में मदद करता है बताइए। दृश्य साक्षरता बढ़ाने में, कक्षा को सजाने, समय बचाने, होमवर्क बढ़ाने। दृश्य साक्षरता ये की पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसमें, ठीक है। क्या है? इन्हांसिंग विजुअल लिटरेसी, ठीक है। मतलब दूसरी भी पॉजिटिव है बट वो ज़्यादा फिट नहीं बैठती है इस क्वेश्चन के लिए। द ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज सक्सेसफुल इन विच क्रॉप? यार बहुत ईजी था ये, बहुत ज़्यादा ईजी है यार। आप सब जानते हैं वीट एंड राइस, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। टॉप किए तभी ना, ठीक है। आगे आ जाइए। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ठीक है, बताइए किस पे करता है? एजुकेशन पे करता है? बिल्कुल करता है। एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन दीजिएगा तो अच्छे इंप्लॉयज़ आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, वो आपके कंट्रीब्यूट करेंगे देश के लिए। अच्छी हेल्थ दोगे तो भी लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग करवाएंगे तब भी कराएंगे, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका। तो 130 का डी है गाइस, 132 का डी है गाइस, ठीक है। विच सेक्टर कंट्रीब्यूट द मोस्ट ऑफ इंडियाज जीडीपी? इंडिया के जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किस सेक्टर का है बताइए। ये फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार आ जाता है इस क्वेश्चन पेपर में हर बारी। बताइए भाई। भाई प्राइमरी सेक्टर पहले हुआ करता था, अभी नहीं है, अभी तो टर्सरी सेक्टर है। सर्विस सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक। आ गया। द हेड काउंट रेशियो, हेड काउंट रेशियो बताओ, बताओ भाई, हेड काउंट रेशियो बता दो थोड़ा, क्या है ये? हेड काउंट रेशियो क्या है भाई? यार ये पुअर्टी को मापने का है, ये इसने सही जवाब लगा रखा है, ठीक है। ये पुअर्टी को मापने का एक तरीका है, ठीक है भाई। क्या है? पुअर्टी को मापने का एक तरीका है, ठीक है। तो क्या है? अगर मैं पुअर्टी का फॉर्मूला आपसे पूछूँ तो SCR इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ठीक, इनटू में 1000, ठीक है। ये है इसका, समझ गए भाई, ठीक है। 135 क्वेश्चन पे आ जाओ, 134 पे आ जाओ, 134 पे आ जाओ भाई। 134 क्या कह रहा है? विच पिलर ऑफ फूड सिक्योरिटी रेफर्स टू द अफोर्डेबिलिटी, ठीक है, फूड। अब बता देते हैं अवेलेबिलिटी क्या होता है, क्या होता है अवेलेबिलिटी बताइए। इसको आप लोग ही खुद ही डिसाइफर कर लीजिए, क्या होता है अवेलेबिलिटी। सफिशिएंट फूड कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब बहुत बहुत आयात में है, अच्छा इतना है कि हो जाएगा सबके लिए। एक्सेसिबिलिटी क्या होती है? जहाँ पे लोग फिजिकली जाके ले सकते हैं। क्या हम मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल इस दीवार के इस पार यहाँ पे एक वो है जहाँ पे सस्ता राशन मिल रहा है, पर हम इस दीवार को क्रॉस ही नहीं कर सकते, तो कैसे वो एक्सेसिबिलिटी नहीं हुआ। अफोर्डेबिलिटी क्या होता है कि पीपल की परचेजिंग पावर उतनी है कि नहीं, वो उसको खरीद के खा सकता है कि नहीं, खरीद के ले सकता है, यूज़ कर सकता है कि नहीं। यूटिलाइजेशन या ऑब्जॉर्प्शन क्या होता है? न्यूट्रिशन थ्रू द सेफ फूड एंड सैनिटेशन वगैरह होता है, ठीक, ठीक। आगे आ जाओ भाई, 135वें सवाल पे आ जाओ। क्या कह रहा है 135वें सवाल? विच पिलर ऑफ फूड सिक्योरिटी, यार हो तो गया ये। 136 सवाल पे आ जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है, नहीं यार ये गलत है। डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग इन्वायरमेंट, ठीक है, ये ठीक है, बी ठीक है इसका। 136 का बी आएगा, देख लो भाई, सब देख लो, 136 का बी, ठीक है। 137 पे आ जाओ, ठीक है, 137 पे आ गए, ठीक है। 137 क्या कह रहा है? क्या कह रहा है 137? अनऑर्गेनाइज सेक्टर कैरेक्टराइज्ड बाय, असंगठित क्षेत्र की विशेषता क्या होती है वो बताना है। फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं होते हैं। पेड लीव्स होती हैं? नहीं होती हैं। लो वेजेस एंड जॉब सिक्योरिटी होता है? बिल्कुल। नो जॉब सिक्योरिटी, ये डी भी सही है इसका, ठीक है।
ये ज़्यादा बेहतर है। तो ठीक है, सी आंसर है इसका। क्या आंसर है इसका? सी। सी लगा लो भाई इसका। ठीक है, 138 पे आ जाते हैं अब। किस पे आ जाते हैं? 138 पे। 138 का बताओ क्या है? लिबरलाइजेशन क्या है? लिबरलाइजेशन क्या है? लिबरलाइजेशन अगर मैं डेफिनेशन ही आपसे पूछूं तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। लिबरलाइजेशन क्या है कि सरकार का कंट्रोल हटा देना। तो यहाँ पर स्टेटमेंट कई हैं अच्छी हैं, जो जैसे इंटीग्रेशन अमंग इकोनॉमीज, ये हो सकता है कि सेल ऑफ फॉर पब्लिक सेक्टर यूनिट, नहीं भाई। ठीक है, तो रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन होता है इसका जवाब, तो सी आंसर है इसका। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन इज पार्ट ऑफ। ठीक है, बताओ सूचना का अधिकार किसका हिस्सा है, बताना है। सूचना का अधिकार यार इसमें देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। राइट टू सेफ्टी नहीं। ठीक है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, हाँ ये ठीक है, तो इसका बी आंसर होगा। 139 का बी आंसर होगा गाइस, देख लो 139 का बी। क्या? 139 का बी। मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो व्हेन। तो मार्जिनल यूटिलिटी सबसे जीरो होती है तब, कब? कब होती है बताइए, कब होती है भाई? कब होती है बताओ? जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तब होती है भाई। बताओ, जवाब दिया करो यार। ठीक है, अब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ भाई। कैपिटल एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादक के कारक के रूप में पूंजी है, मेन मेड इंस्ट्रूमेंट है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है नहीं, इंडेस्ट्रक्टेबल है नहीं, मोबाइल फैक्टर है भाई। ठीक है, तो ये है सब सारा मामला। ठीक है, तो क्या जवाब दे रहे हैं आप इसका? मैन मेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का मानव निर्मित संसाधन है ये। ठीक है, फिर सवाल आ जाता है मेरे पास। ठीक है, पूछो मांग का विस्तार किसके कारण हुआ? तो पहले में लगा लिया ना आपने, इसमें 143 में लगा लिया ना भाई सबने। क्या लगाया 143 में, बताओ भाई। बताओ भाई, अब बताते ही नहीं हो यार आप लोग, क्या करोगे बताओ। अरे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अलाउिंग प्राइवेट सेक्टर इन रिजर्व एरियाज, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, तो दोनों तो होगा भाई। जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो प्राइवेट कंपनियों को सरकारी उसमें आकर ठेकेदारी लेने की और चीज़ों को लीज पे लेने के लिए अलाउ कर दिया जाएगा, और डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होगा कि पब्लिक सेक्टर की जो भी कंपनियां हैं वो बेच दी जाएंगी। बस यही है। 143 हो गया। ठीक है, 144 पे आ जाओ भाई। ठीक है, 144 पे आ जाओ। क्या कहता है? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड अकर्स ड्यू टू। यार सिंपल सा लॉजिक है, जब प्राइस फॉल होगा तब सबसे ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, चाहे कुछ भी बेच रहे हों और कोई कंडीशन हो, इससे बड़ी कोई कंडीशन नहीं है इस क्षेत्र में। ठीक है, तो इसका जवाब बता दूं? हाँ हाँ, तो बताया तो, फॉल इन प्राइस। ठीक है, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, बताइए किस पे बेस्ड है, बताइए भाई। अरे भाई रैंकिंग प्रेफरेंस पे होगा ना ऑर्डिनल, तो कैसे होगा? जे.आर. हिक्स और आर.जे.डी. एलन की एक थ्योरी है जिसमें वो सेटिस्फैक्शन को न्यूमेरिकली मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो अपनी रैंक, अपनी चॉइसेस को रैंक में प्रेफरेंस देते हैं, उनको स्थापित करते हैं। जैसे एप्पल मैंगो, एप्पल से ज़्यादा मुझे मैंगो पसंद है, मैंगो से ज़्यादा मुझे बनाना पसंद है, ऐसे करके। ठीक, रैंकिंग थ्योरी है। ठीक है, इनकम डिस्पैरिटी इज मेजर्ड यूजिंग, इनकम डिस्पैरिटी कैसे मेजर की जाती है बताइए, बताइए भाई। जिनी कोफिशिएंट और लॉरेंज कर्व, दोनों ही सही जवाब है इसका भाई, दोनों। सी सही जवाब है इसका। ए और बी दोनों। बहुत हलवा सवाल आए भाई, बहुत ही ज़्यादा हलवा सवाल आए, आपको मस्त करके आना चाहिए था इसको। ठीक है, ठीक है भाई। 147 क्या कहता है? ग्लोबलाइजेशन। यार ग्लोबलाइजेशन नहीं बता पाओगे, इतना तो हो नहीं सकता। पर यार ये क्वेश्चन अच्छा है। ये बोल रहा है वर्ड किसने दिया था, व्हाट फर्स्ट यूज्ड बाय, और देखिए कितने अच्छे अच्छे नाम दिए हुए हैं, अमृत्य सेन, मनमोहन सिंह, रघुराम राजन। पर भाई इसका जवाब है थियोडोर लेविट। क्या है भाई? थियोडोर
लेविट। ठीक है, अब आ जाइए आगे, थियोडोर लेविट को छोड़ दीजिए। देखिए ये गलतियां देखिए आप, 143, 144, 145, ये 150 क्वेश्चन को 145 लिखा हुआ है इन लोगों ने। ठीक है, विच मेथड इज़ बेस्ट फॉर टीचिंग कंज्यूमर प्राइस। ठीक है, लेक्चर मेथड नहीं यार, बहुत बोरिंग हो जाएगा। रोल प्ले एंड केस स्टडी, ये अच्छा है, पॉजिटिव है, इसको रख सकते हैं। टेक्स्ट बुक रीडिंग नहीं। साइलेंट स्टडी, तो इसका बी आंसर है भाई, इसका बी आंसर है। 140 ये इसमें गड़बड़ है ना, मैं बता रहा हूँ, इसका बी आंसर है भाई। किसका? कंज्यूमर एंड राइट्स का। ठीक है, बी आंसर है, कहीं से मिला लेना भाई, यही आएगा। ठीक है, चिंता मत करो। ठीक है, विच एवोल्यूशन टेक्निक इज़ बेस्ट फॉर प्रेसिंग सेंटर एटीट्यूड। बताओ ना, बताओ भाई। छात्रों के दृष्टिकोण का आकलन के लिए कौन सी मूल्यांकन तकनीक सर्वप्रथम है? इसका लगा लिया था ना, लेक्चर मेथड नहीं, इसका रोल प्ले मेथड होगा भाई। ठीक है, बताइए भाई। 149वां सवाल है शायद ये, इसमें गलत लिखा हुआ इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या है? अरे यार कहाँ अटक गए भाई? ठीक है, बताओ भाई, 149 का बताओ, 149 का बताओ, तुरंत बताओ। अरे यार कुछ तो बताओ। अरे पूछ क्या रहा है, देखो, छात्रों के दृष्टिकोण का आकलन करने के लिए कौन सी मूल्यांकन तकनीक सर्वप्रथम है? तो बहुविकल्पीय नहीं यार, इससे क्या ही मेहनत होता है ऑब्जेक्टिविटी से। अवलोकन और उपन्यास रिकॉर्ड, लिखित परीक्षा, निबंध। यार इसका जवाब बी होगा भाई। क्या होगा? इसका जवाब बी होगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। आज के दिन का लास्ट सवाल है शायद ये। ठीक है, आज के दिन का ये शायद लास्ट सवाल है भाई। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, बताइए इसको। कॉम्प्रिहेंसिव एंड, बताइए। सतत और व्यापक मूल्यांकन, सीसीई का उद्देश्य बताना है आप लोगों को भाई, ऐसे थोड़ी ना है। अरे यार ऑप्शन ही देख लो। ओनली एकेडमिक ग्रोथ, नहीं भाई, हो ही नहीं सकता। एंडिंग एग्जाम्स ना। ऑल राउंड डेवलपमेंट, स्कॉलर्स एंड को वर्कर्स। ठीक है, तो क्या इसका जवाब है? एंडिंग गेम्स, ऑल राउंड डेवलपमेंट, हाँ यही होगा ना इसका, ऑल राउंड डेवलपमेंट। ठीक, यही है भाई इसका। तो गाइस ये आप लोगों के 60 सवाल थे। अगर इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी शक है, कोई भी शुबा है, जस्ट मेंशन इन द कमेंट। ठीक है, आप लोगों का पूरा 60 क्वेश्चंस मैंने टीजीटी के करा दिए। पीजीटी के ऑलरेडी चैनल पे पड़े हुए हैं, आप लोगों को मैं लिंक भी दे दूंगा इस वीडियो के उसमें। ठीक है, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। क्या? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ठीक है, और भाई अगर मज़ा आ रहा है पढ़ने में, हम चीज़ों को लिंक कर पा रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पेज को फॉलो कर लें और अपने सर्कल में भेजो यार, बढ़िया से पढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए आप लोग अपना।